हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पढ़ाई विद पीडी सर। और आज ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेकंड पार्ट पे हम आ रहे हैं। पहला पार्ट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या है, उनका बेसिक जो डिफरेंसेस है विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो क्या है, वो हमने पढ़ाई की थी। और उसमें एंडिंग में मैंने ऐसे ख़त्म करा था उस वीडियो के कि हमें पढ़ना क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए पूछे जाते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चंस बनते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके बारे में आज हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है उसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शंस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे क्या होता है कि कैटायन जो होता है, कैटायन आपका कैथोड की तरफ मूव करता है, जो एनायन होता है वो एनोड की तरफ मूव करता है। तो मूव करने के बाद आइदर वो गैस बनेगा या फिर अगर वो मेटल आयन है तो मेटल आयन जाके वो मेटल बनेगा, मेटल सॉलिड स्टेट में बन के वो क्या डिपॉजिटेड हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह के जो आपका प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट या फिर जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करना ही हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसका मतलब ये है कि आपको कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, कैथोड और एनोड पे आपको कौन से रिएक्शन हो रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है सबसे पहले। और उसके बाद उस रिएक्शन को स्टडी करने के बाद मतलब एनोड पे आपको कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे आपको कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एनोड रिएक्शन आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये रूल्स है, वो रूल्स के बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एनोड रिएक्शन जो वो आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, फिर आपको कैथोड रिएक्शन को डिटरमाइन करना पड़ता है। तो रिएक्शन करने के बाद मतलब एनोड पे जैसे कि क्या था, एनोड पे आपका होता था ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आपका क्या होता था, रिडक्शन होता था। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होने के बाद और कैथोड पे रिडक्शन होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करना ही हम उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन आपको जानना है, रिएक्शन लिखना जानना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप प्रोडक्ट आ रहा है वो गैस है कि मेटल है वो आपको डिटरमाइन करना है। बस उसी डिटर्मिनेशन को या फिर एनालिसिस को हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शंस होंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर या फिर कुछ उसका कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करके आप डिसाइड कर पाओगे कि रिएक्शंस क्या होगा, ये रिएक्शंस होगा कि ए रिएक्शन होगा कि बी रिएक्शन होगा। दो तरह के रिएक्शन को होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन प्रीफरेबल है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिस्टेड करा है, उसको हमने हेडिंग करा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स पे कौन से रिएक्शंस होगा, कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। और पहला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या था, जिसका सोल्यूशन आपने बनाया है। ठीक है, जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या था, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया बाहर से, देख के आपको उसी कंपाउंड को क्या करना है, आपको उसको डिसोसिएट करना है, ब्रेक डाउन करना है, लाइसिस करना है। करने के बाद उसमें से आपका कैटायन और एनायन बनेगा। कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, एनोड जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएंगे। जाने के बाद एनोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो आप डिसाइड कर पाओगे। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर वो NaCl है या MgBr2 है या AgNO3 है या कॉपर सल्फेट है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, तो 100% डिसोसिएट करेंगे। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो कितना परसेंटेज आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आपका ऐसा हो सकता है कि 90% डिसोसिएट हो रहा है या फिर 70% डिसोसिएट हो रहा है या 40% डिसोसिएट हो रहा है या 25% डिसोसिएट हो रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको जो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होगा वो आयन के ऊपर ही सारा चीज़ डिपेंड होता है ना। तो नंबर ऑफ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होंगे, जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होंगे उतना ज़्यादा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है, आपका अमाउंट ऑफ गैसेस या फिर जो मेटल जो भी आपका डिपॉजिटेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आपको मिलने वाला है अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको ज़्यादा देना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी जो जिस अमाउंट पे आपको NaCl पे देने पर मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर देने पर जो आपको अमाउंट मिल रहा था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट का आपको समझ में आएगा सबको। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे में आते हैं, दूसरे में यह है कि मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया उसका मीडियम क्या है, क्या वो मोल्टेन पे है
क्या वो एक्वास स्टेट में है? अगर मोल्टेन पे होगा तो उसका प्रोडक्ट अलग होगा, अगर एक्वास पे होगा तो उसका प्रोडक्ट अलग हो सकता है, ठीक है। तो मोल्टेन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक्वास फेस नहीं होता, कोई भी सॉल्वेंट नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता। जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे कि आपने NaCl लिया है, NaCl को आपको हीट करके गर्म करके क्या करना है, मेल्ट करना है इसे, ठीक है। तो मेल्ट करने के बाद आपको Na+ और Cl- मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक बार्ट है, उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है उसमें सिर्फ आपका Na+ और Cl- और कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो Na+ आपका एकमात्र जो कैटायन है वो क्या है, Na+ है, और एनाइन जो है एकमात्र क्या हुआ, Cl- है। तो Cl- आपके किसके तरफ जाने वाले हैं, एनोड की तरफ, है ना, A और C कल हमने बताया था इसको। तो Cl- जो है वो आपका एनाइन है, वो एनोड की तरफ मूव करेगा ऑक्सीडेशन करने के लिए, और Na+ जो वो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा वो रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें और कोई कैटायन है एनाइन नहीं है। लेकिन अगर आप NaCl एक्वास फेज पे ले रहे हो, तो एक्वास फेज पे लेने का मतलब ये होता है कि NaCl के साथ साथ, मतलब Na+ और Cl- के साथ साथ एक्वास का मतलब ये होता है पानी होता है ना, तो पानी भी रहेगा आपको, वाटर भी रहेगा, और वाटर में हमें पता है कि जो H+ और OH- वो हमेशा रहता है। H+ का कंसनट्रेशन एट नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है वाटर पे, वो होता है 1 × 10⁻⁷ मोलर, ठीक। और OH- कितना होता है, वो भी 1 × 10⁻⁷ मोलर एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर आप एक्वास NaCl लेते हो तो इसमें आपका कैटायन देख रहे हो आपको कितना मिल रहा है, Na+ भी आपको मिल रहा है, H+ भी आपको मिल रहा है। तो इस दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी कौन सा होगा, राइट। तो दो रिएक्शन है, इसमें से एक प्रिफरेबल रिएक्शन होगा, मतलब Na+ आपका रिडक्शन होगा कि H+ रिडक्शन होगा। ये आपको मतलब क्या करना है, डिसाइड कैसे करना है, बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिसके लिए आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वही आपका रिडक्शन करेगा, है ना। तो सोडियम+ और H+। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, कौन किसका आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और कौन करेगा, इस दोनों में कंपटीशन होगा, कंपटीशन में कौन जीतेगा, मतलब कौन रिडक्शन करेगा, ये मैं आगे बताता हूँ डिटेल में एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो पहले हम फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ रहा है। 2 नंबर फैक्टर्स क्या है, मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि वेदर कि आप वो एक्वस पे ले रहे हो कि आप उसको मोल्टेन पे ले रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आपका बनते हैं और बहुत सिंपल से भी है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो NaCl जो आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन लिया कि आपने डाइल्यूट लिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन NaCl लेने पर आपका प्रोडक्ट अलग बनेगा और डाइल्यूट NaCl लेने पर उसका प्रोडक्ट अलग बनेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेते हो, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है वो तो मैं आगे बताता हूँ कि डिटेल आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करके एक रिएक्शन बता के, एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन बता के आपको बताना है। बस अभी आपको ये फैक्टर्स याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लिया तो अलग है, डाइल्यूट NaCl लिया तो वो अलग है, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि अगर आपको NaCl दे दिया, ठीक है, आपने आपको बोला ऐसे कि NaCl सॉल्यूशन हैज़ बीन टेकन और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इसमें तो NaCl तो बोला हुआ है लेकिन कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट, वो तो बोला ही नहीं है। तो व्हेनेवर द कंसनट्रेशन इज़ नॉट मेंशन, ठीक है, वो कंसनट्रेशन है कि कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, अगर वो मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा कंसिडर करना है कि वो कंसनट्रेटेड NaCl है। ओके, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अगर NaCl सॉल्यूशन बोल रहा है और उसमें कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट मेंशन नहीं है तो उसको आपको कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन कंसिडर करना है, ठीक है। और 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगा के जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है आपका थ्रू द इलेक्ट्रो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बाट पे जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो आपने जो वो इलेक्ट्रिसिटी दिया, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो चार्ज कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऊपर पे डिपेंड करता है रिएक्शन, ठीक है। मतलब आपने ज़्यादा चार्ज दिया कि कम दिया, आपने करंट ज़्यादा दिया कि कम दिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी दैट इज फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, विल डिसाइड्स द प्रोडक्ट, ओके। अगर कम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो उसका प्रोडक्ट अलग हो सकता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो उसका प्रोडक्ट अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने स्पेशली ये डाइल्यूट H2SO4 के लिए अच्छा होता है समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है इसको समझाने के लिए। देखिए अगर डाइल्यूट H2SO4 अगर आप ले रहे हो तो लो चार्ज डेंसिटी पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, H2 and O2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगा। तो ऑक्सीजन गैस आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन गैस जो होता है वो हमेशा एनोड की तरफ मिलेगा, और H+ जो है वो H+ आपका रिडक्शन होकर कैथोड पे वो H2 गैस पे कन्वर्ट होता है। तो ये आपको कैथोड पे मिलेगा और ये आपको एनोड पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको हाई चार्ज डेंसिटी अगर ले रहे हो, लो नहीं ले रहे हो, अगर आप हाई चार्ज डेंसिटी अगर ले रहे हो तो उसमें आपको H2 और O2 तो मिलेगा, साथ में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा। तो यहाँ पे बस
आपको अभी बस ये याद रखना है, सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो पे बताता हूँ। तो अभी आपको बस ये याद रखना है कि चार्ज डेंसिटी, लो चार्ज डेंसिटी पे प्रोडक्ट अलग हो सकता है, हाई चार्ज डेंसिटी पे प्रोडक्ट अलग हो सकता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और जो लास्ट वाले जो है, लास्ट वाले पढ़ते हैं। तो लास्ट वाले जो आपका फैक्टर्स है वो क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है उससे, और ये याद भी रहते हैं सबको। तो अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट है, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोड जो है आपका केमिकल रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं कर रहा है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल जैसे कि हो गया प्लैटिनम, ठीक है। ये प्लैटिनम बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोड है, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। तो जो आपका जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करता है, तब तो वो उस केमिकल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे उसका काम क्या होता है, ठीक है। अगर प्लैटिनम खुद इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है, देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसका जो फंक्शन होता है वो ये है कि वो एक मेटल तो है, ठीक है, वो एक मेटल तो है, और मेटल, कोई भी मेटल के सरफेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो जो प्लैटिनम आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, आप करते हो ना, 2 इलेक्ट्रोड लेते हो, इसी तरह से अगर आपने इसमें प्लैटिनम लिया है तो यहाँ पे जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम के सरफेस से फ्लो कर सकता है यहाँ से, ऐसे करके आपने यहाँ पे वायर लगा दिया है ना। तो ये सेल को कंप्लीट करने का काम करता है। सेल को कंप्लीट करने का काम कैसे करता है, ये प्लेटिनम अपने जो सरफेस है, अपने सरफेस को प्रोवाइड कराता है फॉर द कंडक्शंस, ठीक है। प्लेटिनम का काम क्या होता है, इसका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, लेकिन प्लेटिनम खुद केमिकल रिएक्शन पर टेक पार्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ वो केमिकल रिएक्शन पर टेक पार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें अगर मैं जिंक लेता हूँ, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और इसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जिंक यहाँ से मेटल से, इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन पे आता है, ठीक है, सॉल्यूशन पे आता है ऑक्सीडेशन होकर, राइट। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक यहाँ से यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक अपना खुद भी रिएक्शन पे टेक पार्ट कर रहा है, वो खुद रिएक्शन पे टेक पार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन सिर्फ जिंक बोल के नहीं है, जैसे कि कॉपर हो गया, अगर आप कॉपर ले रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे, या फिर सिल्वर ले रहे हो आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पे, तो क्या होता है कि सिल्वर आपका जो इलेक्ट्रोड से सिल्वर प्लस के फॉर्म पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे आ जाता है। अगर आप कॉपर लेते हो तो कॉपर यहाँ से, हाँ, तो कॉपर यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, या फिर कॉपर 2+ जो है इस कॉपर के सरफेस में जाकर डिपॉजिट हो सकता है। तो बोलने का मतलब यही है कि आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो इलेक्ट्रोड भी केमिकल रिएक्शन पर टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स आपको हमेशा याद रखना है। ये 5 फैक्टर इस तरह का, जैसे कि आप जंग युद्ध करने जा रहे हो, ठीक है, जंग पे जा रहे हो, जंग पे जाने से पहले आपको तैयारी करना पड़ता है अच्छी तरह से, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानी आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या क्या सावधानी से आपको सब कुछ मेंटेन करना है कि आपको क्या याद रहना चाहिए टू फाइंड आउट द रियल आंसर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसके साथ और एक रूल्स भी है जो आपको और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हेडिंग करा है इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है ना, आपको ये याद रखना है कि अगर, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं बोल रहा है, अगर आपको इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं बोल रहा है तो आपको ये कंसीडर करना है कि जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मतलब आपको इस तरह से बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें रिएक्शंस हो रहा है। आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बोल दिया कि MgBr2 है, या फिर NaCl सॉल्यूशन है, या फिर कुछ भी ZnBr2 सॉल्यूशन कुछ ऐसा है। लेकिन आपको इलेक्ट्रोड के बारे में क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं है, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपका इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको कंसिडर करना है ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों ही कैथोड और एनोड दोनों ही प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज एज्यूम दैट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज टेकन फॉर द, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, और हमेशा याद रखना है। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैसा होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड होने का मतलब क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जनरली इसमें एक चीज़ आप ये से भी याद रख सकते हो कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूशन प्रेशर के साथ इक्वल होता है, किसके लिए, फॉर प्लैटिनम। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर या सोल्यूशन प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वहाँ से अगर आपके इलेक्ट्रोड पे जा रहा है,
वो आयन अगर आपके इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जाकर डिपॉजिटेड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है देन द सोल्यूशन प्रेशर। अभी सोल्यूशन प्रेशर क्या होता है? सोल्यूशन प्रेशर इसी का ऑपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रोड से कोई भी आयन आपका यहाँ पे डिसोसिएट होकर सोल्यूशन पे आ रहा है, ठीक है, जैसे कि जिंक +2 के फॉर्म पे यहाँ पे आ रहा है, तो सोल्यूशन में आने का चांसेस या टेंडेंसी ज़्यादा है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें हम बोलेंगे कि हाँ एसपी ज़्यादा है ओपी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ओपी से, इसलिए यहाँ पे एसपी हो रहा है, मतलब मेटल आपका मेटल आयन के फॉर्म पे आ रहा है। अगर ओपी ज़्यादा है हम बोल रहे हैं तो आपका सोल्यूशन से मेटल के सरफेस में डिपॉजिटेड हो रहा है। अगर मैं बोल दूँ कि ओपी इक्वल टू एसपी है तो इसका बोलने का मतलब ये है कि आपका ना वो सोल्यूशन से इसके तरफ डिपॉजिट हो रहा है, ना यहाँ से आके यहाँ पे डिसोसिएट होकर यहाँ पे आपको सोल्यूशन की तरफ आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस तरह के इलेक्ट्रोड का हम क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया। 2 नंबर पॉइंट पे आपको याद रखना है कि ऑलवेज एनालाइज द एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे 2 रिएक्शन होता है, एक होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होता है आपका कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसमें एनोड रिएक्शन को ही आपको एनालाइज करना है और कैथोड रिएक्शन को पहले नहीं करना, उसके बाद करना है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एनोड रिएक्शन में जो आपने एनोड जो साइड में जो आपने एनोड का जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है, मतलब, ठीक है, तो वो उस जो इलेक्ट्रोड है अगर वो मेटल हो गया, ठीक है, तो वो मेटल के नीचे आने के बाद, ठीक है, मतलब वो मेटल अगर सिल्वर हो गया, सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर आपने लिया, तो सिल्वर अगर सिल्वर प्लस में आने के बाद सॉल्यूशन में वो सिल्वर प्लस क्या होता है? वो रिडक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कैथोड रिएक्शन पहले से एनालाइज करके रख दिया, ठीक है, तो बाद में अगर आप एनोड का एनालिसिस कर रहे हो तो एनोड से सिल्वर प्लस आने के बाद, ठीक है, तो वो सिल्वर प्लस यहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए, वही प्रिफर्ड है ना, तो आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा अच्छी तरह से, बस आप ये याद रखना कि अगर एनोड और कैथोड रिएक्शन लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, आपको तो लिखना तो होगा ही, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस जो करना है ना, तो उसमें सबसे पहले आप एनोड रिएक्शन ही सबसे पहले क्या करना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, मतलब एनोड रिएक्शन को लिखना सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद ही आप कैथोड रिएक्शन को लिखना। 3 नंबर पॉइंट पे आ दो, इफ़ एनोड इज ऑफ मेटल, ठीक है, अगर एनोड मेटल है, जैसे कि अगर ये सिल्वर है, ठीक है, अगर वो सिल्वर है या फिर कोई भी मेटल और कोई भी है, ठीक है, तो वो मेटल सबसे पहले क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एनोड रिएक्शन सबसे पहले करना है, क्योंकि मतलब जो एनोड में जो आपका मेटल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वही एक रीज़न है। तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर डेट विल बी गिवन, मोस्टली दिया रहता है, और आपको वो देखना भी पड़ेगा ना कि दोनों इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो, एनोड रिएक्शन सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ता है, और वो एनोड पे जो भी अगर वो मेटल होगा तो वो मेटल ही ऑक्सीडाइज करेगा, कोई और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। कोई और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बोलने का मतलब ये है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे ऐसा एक एनायन है, ठीक है, एनायन जनरली क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है ना, वो एनायन इसको ऑक्सीडेशन करना चाहिए, तो वो एनायन ऑक्सीडेशन अभी नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो एनोड है वो तो मेटल हो गया, वो मेटल आपका ऑक्सीडेशन करेगा। इसलिए इसमें हमने ऐसे लिखा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर आयन, वो आयन जो भी हो, वो एनायन, वो जो आयन है, वो जो एनायन है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो भी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपका मेटल एनोड जो है, अगर वो मेटल है, अगर आपका एनोड से अगर वो मेटल है तो वही ऑक्सीडाइज करेगा, आयन आपका ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, और जो फैक्टर्स है 5 + 3 8, ये 8 पॉइंट्स है, आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर आगे बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, कीप लर्निंग।